साथियों, सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि तेलुगु भाषा में मैं अपनी बात आप लोगों के सामने नहीं रख सकता। यहाँ जितने भी वक्ताओं ने तेलुगु में भाषण दिया, मैंने चूँकि तेलुगु में समझता नहीं हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने चेन्नई से अलग अलग वक्ताओं के द्वारा जो भाषण में विचार व्यक्त किए गए, उसका निचोड़ जानने की कोशिश की, ताकि मुझे पता चले कि वक्ताओं के द्वारा कौन से विचार यहाँ व्यक्त किए गए। मुझे इसलिए भी मालूम होना जरूरी है क्योंकि कंक्लूडिंग स्पीच में पूर्व में जो वक्ता बोलकर अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, उनके विचारों का भी मुझे समापन या समारोप करना होता है। प्रेसिडेंशियल स्पीच में उन सारी बातें ध्यान में रखना जरूरी होता है। मुझे लगता है क्योंकि ये हैदराबाद पुराना जो प्रिंसली स्टेट था, उसमें हिंदी समझने के लिए दिक्कत नहीं होती है, बोलने के लिए शायद दिक्कत होती होगी, और बोलने के लिए भी हैदराबादी स्टाइल की हिंदी तो होती ही है। मैं जब औरंगाबाद में पढ़ता था तो कासिम भाई जो एक मुस्लिम टीचर थे, उनके घर में रहा करता था, क्योंकि जो ऊंचे जाति के लोग थे उनके यहाँ घर होते थे, तो वो हम लोगों को किराए से नहीं मिलते थे। तो मुसलमानों के ही घरों में हम लोगों को रहने के लिए जगह मिलती थी। तो कासिम भाई जिनके घर में हम लोगों ने किराए का घर लेकर पढ़ाई लिखाई करने का काम किया, वो औरंगाबाद भी प्रिंसली हैदराबाद स्टेट में ही था। तो कासिम भाई की जो माँ थी पुरानी, वो पुरानी हैदराबादी हिंदी बोलती थी। तो पुरानी हैदराबादी हिंदी में वो ऐसे कहा करती थी कि ये कॉलेज के लड़के बेल बॉटम पहनते, बड़े बड़े बाला बढ़ाते, तरह तरह के तेला लगाते, ऐसी वो हिंदी बोलती थी। क्योंकि उसके घर में हम रहते थे तो इसलिए हम लोगों को ये बातें सुनने को मिलती थी। बोलने का तरीका शायद अलग अलग हो, मगर वो भी एक बोल चाल की हिंदी ही भाषा थी। तो प्रिंसली स्टेट जो हैदराबाद का था, उसमें कम और अधिक प्रमाण में हिंदी बोली जाती है। मेरी मातृभाषा मराठी है, मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है। मेरी मातृभाषा मराठी है। मैं ये जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में ये नांदेड़ और यवतमाल जो ज़िला है, उस साइड में जो यवतमाल है, उस ज़िले का मैं रहने वाला हूँ। तो ये जो आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर लगा हुआ है। तो मेरी मातृभाषा यवतमाल में जो बोली भाषा है उसको वराड़ी बोलते हैं। मराठी का ही वर्षन है, अलग अलग उसके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होते हैं। मराठी भाषा का ही वो अंग है। तो मराठी भाषा में यदि मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखूँगा तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। इसलिए राष्ट्रभाषा हिंदी में अगर मैं अपने ख्यालात, अपने विचार आप लोगों के सामने रखूँगा तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझने में, बोलने में शायद हो सकता है दिक्कत हो, बोलने में परेशानी हो, मगर समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये जो विषय आज के
वामसे भारत मुक्ति मोर्चा का ये जो 7th स्टेट कन्वेंशन है उसके लिए जो विषय रखा गया है वो विषय है अनाउंसमेंट ऑफ SC/ST सब प्लान एंड अदर स्पेशल ग्रांट्स फॉर SC/STs but not implementing them is an intentional conspiracy of the ruling class and cheating not only the society and people but also the constitution. And और एक विषय उसके साथ जोड़ा गया, while it is very essential that a special component plan shall be made for backward classes, BCs and minorities, ignoring them is also a conspiracy of killing their rights, opportunities, growth, etc., and keeping them away from social, educational, economical development. इस तरह से दो विषय यहाँ चर्चा करने के लिए, डिस्कस करने के लिए रखे गए। अभी तक मैंने जो हिंदी में आप लोगों के सामने बातें कही, आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि समझ में आ रहा है तो बोलने का कोई मतलब है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बंद कर देता हूं, क्योंकि खामखा बोलने का कोई मतलब तो है नहीं। साथियों, क्योंकि ये जो विषय है ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इस विषय को जानने और समझने के लिए मैं इसको आपको भाषण देने के बजाय इसको समझाना चाहूँगा, जिससे आपको भारत की जो राज्य संस्था है, इस राज्य संस्था का जो सामाजिक और राजनीतिक चरित्र है उसको जानने और समझने का मौका आपको मिलेगा। उसको मैं एक्सपोज करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है और कैसे इस कॉन्स्पिरेसी को अंजाम तक पहुंचाया जाता है, उस बात को समझाने के लिए कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये जो विषय है, ये विषय जो यहाँ चर्चा करने के लिए रखा गया है, ये विषय आंध्र प्रदेश से संबंधित विषय है। स्पेसिफिकली स्टेट का कन्वेंशन है, तो स्टेट के कन्वेंशन में हमारे कन्वेंशन को मैनेज करने वाले जो लोग हैं उन्होंने सोचा कि आंध्र प्रदेश के लोगों को कुछ जानकारी, उनके साथ आंध्र प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसके संबंध में कुछ जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में मुझे आज सवेरे आने के बाद इस विषय के बारे में जानकारी मिली। मेरे पास इस विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मगर चूंकि मैं सारे देश भर में इस देश का जो शासक वर्ग है वो शासक वर्ग ब्राह्मण है, और लगभग मैं ऐसा कह सकता हूं कि 99.99% जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग है। मैं ये कह रहा हूं कि अनपढ़ लोग जो है, ये जो गवार लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों को तो पता ही नहीं है, तो बात समझ में आती है। मगर मेरा कहना ये नहीं है कि अनपढ़ लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है, मेरा कहना ये नहीं है। मेरा कहना ये है कि 99.99% जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं उनको पता नहीं है। जो आश्चर्य करने वाली बात है, जो हैरान करने वाली बात है, वो ये है कि ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग है। आंध्र प्रदेश के लोगों को ऐसा लगता है कि रेड्डी आंध्र प्रदेश का शासक वर्ग है। गलत बात है। और रेड्डी लोग भी भ्रम के शिकार है। जैसे महाराष्ट्र में मराठा भ्रम के शिकार है कि महाराष्ट्र का शासता वर्ग मराठा है, उसी तरह से आंध्र प्रदेश का शासता वर्ग, शासक वर्ग रेड्डी है, ऐसा रेड्डी लोगों का भ्रम है। और जो नॉन रेड्डी बीसीज है उनका भी यही भ्रम है। मैं यही आप लोगों को समझाना चाहता हूं।
अच्छा हो अगर मेरी हिंदी भाषा आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि मैं भाषण कम करता हूं और समझाने की कोशिश ज्यादा करता हूं, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल सब्जेक्ट है। तो ये क्रिटिकल सब्जेक्ट भाषण से समझ में नहीं आएगा, समझाने से समझ में आएगा। समझाने का प्रयास करूंगा ताकि बात आप लोगों को समझ में आ जाए। साथियों, ये जो आंध्र प्रदेश के संबंध में जिस सब प्लान की बात आप लोग चर्चा में ला रहे हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो अनुसूचित जाति जनजाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, उनके लिए इस तरह का प्लान बनाया गया है। और ये प्लान शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के विकास के लिए है, ऐसा बताया जाता है। हम लोगों को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, उन लोगों को ये बताया जाता है, ये समझाया जाता है कि ये जो सब प्लान है, ये सब प्लान जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाया गया और उसके अंतर्गत जो फंड राज्य सरकार को दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को वो फंड दिया जाता है, और वो फंड जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है वो अनुसूचित जाति और जनजाति, जिसे अंग्रेजी में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, उसके विकास के लिए ये फंड दिया जाता है। और ये जो फंड दिया जाता है राज्य सरकारों के द्वारा, वो जो सब प्लान के लिए फंड दिया गया है, वो फंड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के विकास के लिए खर्चा नहीं किया जाता। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर उसका एक्सपेंडिचर नहीं किया जाता है। और वो जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड दिया, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग ये बोलते हैं कि हमने स्टेट गवर्नमेंट को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के विकास के लिए पैसा दिया, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन के लोग बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार है और स्टेट गवर्नमेंट में भी कांग्रेस की सरकार है। मैं आपको राज्य संस्था का और शासक वर्ग का चरित्र समझाने के लिए ये बातें एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये कांग्रेस की है और स्टेट गवर्नमेंट भी कांग्रेस की है, दोनों की गवर्नमेंट कांग्रेस की है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है आंध्र प्रदेश में आकर कि हमने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी राजमाता सोनिया गांधी ने, राजमाता समझते हो? नहीं समझते हो? सोनिया गांधी आप लोग जानते हो, आप लोग राजमाता नहीं जानते हो। सोनिया गांधी को मैं राजमाता कहता हूं। क्यों? क्योंकि सोनिया राजमाता कैसे हो गई? तो सोनिया ने मनमोहन को बनाया राजा, हो गई राजमाता। क्योंकि मनमोहन तो नॉमिनेटेड पीएम है, इज नॉट ए रियल पीएम। बहुत लोगों को पता नहीं है। कुछ कांग्रेस के लोग यहां हो सकते हैं, उनको बुरा लगेगा, तो उसको अच्छा लगे इसलिए तो मैं बोलता ही नहीं हूं। सारे देश भर में जो हमारे सत्यानाश में अगर 66 ईयर हो गए आजादी को, तो उसमें 55 साल राज तो कांग्रेस ने किया। अगर हमारा सत्यानाश हो रहा है तो उसमें 95% से ज्यादा सत्यानाश का कारण तो कांग्रेस है। कुछ कांग्रेस के लोग यहां हो सकते हैं, उनको बुरा लगेगा। बुरा लगे इसीलिए बोल रहा हूं, बुरा लगे इसीलिए बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि बुरा लगेगा तो थोड़ा सोचेगा ना, थोड़ा बुरा लगेगा, झटका लगेगा तो सोचेगा, विचार करेगा, तो कुछ बात उसके समझ में आएगी, कुछ बात उसके दिमाग में पल्ले पड़ेगी। वरना तो दिमाग हमारे लोग बंद कर देते हैं, दिमाग जो है बंद कर देते हैं, सुनते नहीं है, घुसने ही नहीं देते अंदर। जब घुसने ही नहीं देते तो उनके समझ में क्या आएगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की है, स्टेट गवर्नमेंट भी कांग्रेस की है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में आकर कहती है कि हमने तो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया। क्या कहती है? सोनिया राजमाता यहां आती है, महात्मा राहुल गांधी यहां आता है। राहुल गांधी को मैं महात्मा राहुल गांधी कहता हूं क्योंकि आजकल महात्मा गांधी की आत्मा राहुल गांधी के शरीर में घुस गई, तब से वो महात्मा हो गया।
और जब से वो महात्मा हो गया तब से वो दलित के घर में जाके सोता है, और जिस दिन दलित के घर में खाना पकता है उसी दिन जाता है। तो दलित बेचारा उसको खाना खिला देता है, खुद भूखा रह जाता है। तो दूसरे दिन अखबार में खबर छप कर आती कि राहुल गांधी दलित के घर में जाके सोया। खबर ये आना चाहिए था कि दलित ने भूखा रहकर राहुल को खाना खिलाया, ऐसा खबर होना चाहिए था। साला ऐसा उल्टा खबर छाप देते हैं, खबर जो है उल्टी छाप देते हैं। ये तो सारा उल्टा, देश में सारा का सारा मामला उल्टा है, सारी चीजें उल्टी हो जाती है। हनुमान ने सीता को बचाया, राम हो गया महान। सारा इतिहास ही उल्टा लिखने का रिवाज है। साथियों, यही बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में आकर कहती है कि हमने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के विकास के लिए फंड दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की, स्टेट गवर्नमेंट भी कांग्रेस की। सेंट्रल की कांग्रेस सरकार कह रही है हम बदमाश नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट बदमाश है। समझ रहे हो ना, आप लोगों को बदमाशी समझाने के लिए बता रहा हूं। सेंट्रल की सरकार भी कांग्रेस की, स्टेट की सरकार भी कांग्रेस की। सेंट्रल की कांग्रेस सरकार कह रही है स्टेट में आकर कि हम सेंट्रल की जो कांग्रेस सरकार है वो बदमाश नहीं है, हमने तो पैसा दिया। स्टेट की जो कांग्रेस सरकार है ये बदमाश है, और स्टेट में ये जो रेड्डी लोग है ये बदमाश है। तो आप क्या करो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल राज के लोगों, राजमाता सोनिया पर विश्वास करो। रेड्डी पर विश्वास नहीं किया तो चलेगा, राजमाता पर यकीन करो, राजमाता पर विश्वास करो, ताकि राजमाता पर विश्वास करने से वो कांग्रेस को आप लोग वोट डाल दोगे, और वोट डालने के बाद जो बहुमत मिलेगा फिर रेड्डी को वो मुख्यमंत्री बना देगी राजमाता। बदमाशी समझ में आ रही है? आपको बदमाशी समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा नहीं तो थोड़ी बात दिमाग में पल्ले में पड़ जाए। साथियों, ये ऐसा हो रहा है तो ऐसा ऐसा ना हो, इसके लिए मुझे ये बताया गया कि अब ऐसा कानून बनाया गया है। क्या बनाया गया? अब ऐसा कानून बनाया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब प्लान में पैसा देगी वो पैसा दूसरे विभागों में स्टेट गवर्नमेंट डाइवर्ट कर देती है। एससी एसटी का जो फंड है वो दूसरे विभाग में डाइवर्ट कर देती है, और एससी एसटी के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो पैसा खर्चा देने करने के लिए हमने भेजा वो दूसरे विभाग में ट्रांसफर डाइवर्ट कर देती है। तो दूसरे विभाग में वो डाइवर्ट ना कर सके, इसके लिए वो हम लोगों को, एससी और एसटी के लोगों को बता रही है कि अब ये धोखाधड़ी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अब हमने कानून बना दिया है। अब क्या हुआ? अब हमने कानून बना दिया है, अब ये धोखाधड़ी नहीं होगी। वो हमको ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आंध्र प्रदेश के जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं वो इस तरह का जो झांसा है, क्योंकि ये जो कांग्रेस के लोग हैं ये झांसाराम लोग हैं। पिछले 60-65 साल से सबसे ज्यादा झांसा देने का काम ये कांग्रेसी जो है इसमें महारत है। कांग्रेसियों को झांसा देने में, सबसे ज्यादा झांसा देने में, धोखा देने में ये पहले नंबर के लोग हैं। इसको इनमें महारत हासिल हुई है, और इसका सबसे ये जो ट्रेनिंग है झांसा देने का, ये मोहनदास करमचंद गांधी ने दी कांग्रेस के लोगों को कि अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए बोलो, जितना ज्यादा बोलना चाहते हो बोलो, अमल मत करना। ये गांधी की शिक्षा है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। 1937 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव हुआ, और जितने राज्यों में बहुमत कांग्रेस को मिला तो गांधी ने सारे राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मणों को बना दिया। कितने लोगों को पता है? हमारे पढ़े लिखे लोगों को पता है नहीं। सारे राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मणों को बनाया। तो सेंट्रल प्रोविंस में
डॉक्टर खेर नाम का ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया गया। खेर ने अग्निभोज नाम के एक अछूत को मंत्री बनाया। ये इंदौर का रहने वाला था। गांधी जी को मालूम हुआ कि ये जो खेर है ब्राह्मण मुख्यमंत्री, इसने अग्निभोज नाम के एक अछूत व्यक्ति को मंत्री बनाया। गांधी जी को मालूम हो गया तो उसने सरदार पटेल को बुलाया। सरदार पटेल को बुलाकर कहा, जाओ वो खेर के पास जाओ और कहो कि गांधी जी ने कहा है कि अग्निभोज को मंत्रिमंडल से निकाल दो। क्योंकि गांधी जी जो बदमाशी करते थे ना, वो अपने हाथ से नहीं करते थे, सरदार पटेल के माध्यम से करते थे। जो भी बदमाशी करनी है वो सरदार पटेल के द्वारा करवाते थे। और सरदार पटेल क्यों करते थे? क्योंकि सरदार पटेल गांधी जी को बापू बोलते थे। अब बाप ने आदेश दिया तो इनकार तो बेटा कर नहीं सकता ना। तो सरदार पटेल डॉक्टर खेर के पास गए। खेर के पास जाने के बाद में खेर को कहा वो अग्निभोज को मंत्रिमंडल से निकाल दो। कहा क्यों? गांधी जी ने ऐसे कहा। क्या कहा? गांधी जी ने ऐसे कहा, उसको मंत्रिमंडल से निकाल दो। तो डॉक्टर खेर जो ब्राह्मण था उसने पटेल को कहा कि पटेल, कहीं तुम गांधी जी का नाम लेकर अपने मन की बात तो नहीं कर रहे हो? तुम गांधी जी का नाम लेकर कहीं अपने मन की बात तो नहीं कर रहे हो? तो उसने अरे नहीं, एक गांधी जी ने कहा। तो खेर ने कहा, गांधी जी ऐसा कैसे कह सकते? गांधी जी ऐसा कैसे कह सकते? तो सरदार पटेल ने कहा, क्यों नहीं कह सकते? तो खेर ने कहा, वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि गांधी जी तो प्रतिदिन हरिजन कल्याण, हरिजन कल्याण, हरिजन कल्याण, हरिजन कल्याण, हरिजन कल्याण का राग अलापते रहते। तो गांधी जी ऐसा कैसे कह सकते हैं? खेर ने सरदार पटेल को कहा, गांधी जी ऐसा कैसे कह सकते हैं? नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं कि गांधी जी ने ऐसे कहा होगा, मैं इस पर अमल करने वाला नहीं हूं। सरदार पटेल वापस गए। सरदार पटेल वापस गए और वापस जाकर गांधी जी को कहा, गांधी जी वो तो ये कह रिया कि आप हरिजन कल्याण, हरिजन कल्याण, हरिजन कल्याण का लाग आपते रहते हैं और आप ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा सरदार पटेल ने जाकर गांधी जी को कहा। तो गांधी जी ने कागज बुलाया कि पटेल कागज ले आओ। कागज पर चिट्ठी लिखी, प्रिय डॉक्टर खेर, तुम सही कह रहे हो कि मैं जब हरिजनों की सभा सम्मेलनों में जाता हूं तो उनके सभा सम्मेलनों में मैं हरिजनों का कल्याण होना चाहिए, इस पर मैं भाषण देता। भाषण देने के बाद में हरिजन बहुत जोर से तालियां बजाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। जब मैं भाषण देता हूं कि हरिजनों का कल्याण होना चाहिए तो वो बहुत जोर से तालियां बजाते हैं। तो जे मेरे कहने से हरिजन खुश हो जाते हैं, तो अगर हरिजन कहने से ही खुश हो जाते हैं तो अमल करने की क्या जरूरत है? गांधी जी ने कहा, जब हरिजन कहने से ही खुश हो जाते हैं तो उस पर अमल करने की क्या जरूरत है? ऐसी सीक्रेट चिट्ठी डॉक्टर खेर को गांधी जी ने लिखी। अब आप सोचते होंगे मेश्राम जी, अगर ये चिट्ठी सीक्रेट थी तो आपको कैसे पता चली? ऐसा आप लोग सोचते होंगे। मैं तो बदमाशों के पीछे लगा रहता हूं, सारी बदमाशी कैसे पता हो जाए, क्योंकि मेरा तो यही काम है, धंधा। कोई काम धंधा नहीं कि बदमाशों की बदमाशी कैसे पकड़ी जाए, और वो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर कैसे पकड़ी जाए। डॉक्टर खेर ने गांधी जी की भी बात को नहीं माना, तो गांधी जी ने डॉक्टर खेर को, उसके मंत्रिमंडल को ही बर्खास्त कर दिया। गांधी जी कितना हमारे लोगों के विरोध में थे, इससे पता चलता है। जब मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया गया तो डॉक्टर खेर को बहुत गुस्सा आया। तो डॉक्टर खेर के साथ जो गुप्त पत्र व्यवहार गांधी जी का हुआ था, वो गुप्त पत्र व्यवहार डॉक्टर खेर ने बाबा साहब आंबेडकर को दे दिया। कुछ समझ में आ रहा है? वो जो गुप्त पत्र व्यवहार गांधी जी का और डॉक्टर खेर का हुआ था, वो गुप्त पत्र व्यवहार डॉक्टर खेर ने बाबा साहब आंबेडकर को दे दिया।
अब बाबा साहब आम्बेडकर को देने से गांधी जी की बदमाशी का पता चला। इसलिए मैं सारे देश भर में कहता हूं कि गांधी को मैं महात्मा नहीं मानता, गांधी को मैं बदमाश मानता हूं। और मैं यकीन के साथ ये कहता हूं, दावे के साथ ये कहता हूं कि इस देश में हम लोग बहुसंख्य लोग हैं और हमें एक दिन जरूर इस देश में अवसर मिलेगा तो गांधी की जहां समाधि है ना, वहां मैं जेसीबी भेजूंगा। जेसीबी समझते हो? है आज के जमाने का राक्षस, 500 लोगों का काम अकेले करती है मशीन। मैं वहां जाने वाला नहीं हूं, जेसीबी भेज दूंगा, 500 रुपए में काम हो जाएगा, ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत है नहीं। और वो जमुना के किनारे पर है तो उन लोगों को बोल देंगे यहां जो हड्डियां पसलियां जो भी है निकालो, वो जो जमुना है फेंक दो उसमें। ऐसी अपवित्र हड्डियां इधर हम लोग संभालने के लिए इस पवित्र धरती का उपयोग करने वाले नहीं है। साथियों, कुछ लोगों को जब मैं ये बातें कहता हूं अच्छी नहीं लगती है, मगर मैं कभी भी लोगों को अच्छा लगे इसलिए नहीं बोलता हूं। जो सही है बात हमेशा कड़वी होती है। मुझे पता नहीं है कि एलोपैथी की गोलियां कड़वी क्यों होती है, मुझे ये पता नहीं है कि एलोपैथी की गोलियां कड़वी क्यों होती है, मगर इतना जरूर पता है खाने से आराम जरूर होता है। गोलियां कड़वी क्यों है पता नहीं है, मगर अगर खाओगे तो आराम जरूर होगा। जो गोली मैं आप लोगों को खिला रहा हूं वो गोली भी कड़वी है, खाओगे तो जरूर आराम होगा। राजकोट गुजरात में, आप लोगों को लगता है शायद मैं आंध्र प्रदेश में बोल रहा हूं, गांधी जहां पैदा हुए वहां जाकर के ये बोला, अगर आप सच्चे हो, ईमानदार हो और आपको अपने सच्चाई पर यकीन है, विश्वास है और आपका कन्विक्शन है तो सच चाहे कहीं पर भी बोला जा सकता है। बोलने की औकात और हिम्मत जो है, सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, केवल आप बोल सकते हैं। साथियों, राजकोट में गांधी को हम महात्मा नहीं कहते हैं, इस वजह से गांधी के जाति के लोगों ने हमारे 14 बामसेफ के कार्यकर्ताओं पर केस दायर किया राजकोट के कोर्ट में। जितनी जाति के आदमी ने कोर्ट में केस दायर किया, जज ने उसको कैबिन में बुलाया, बुलाकर पूछा गांधी जी को महात्मा कहना चाहिए, इसका कोई कानून भारत में है? तो कंप्लेंट दाखिल करने वाला जो आदमी है, केस दाखिल करने वाला जो आदमी है, उसने क्या कहा, है ये भी नहीं जानता और नहीं है ये भी नहीं जानता। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहना चाहिए, ऐसा कोई कानून है? जज ने पूछा, ऐसा कोई कानून है? तो कहा है ये भी नहीं जानता और नहीं है ये भी नहीं जानता। जज को गुस्सा आया, उसने कहा कोर्ट में काहे के लिए आए हो? काहे के लिए आए हो कोर्ट में? अभी मुझे ये फैसला देना पड़ेगा, तुमने जिन 14 लोगों के खिलाफ में केस दायर किया, मुझे फैसला देना पड़ेगा कि गांधी जी को महात्मा कहना चाहिए और नहीं कहने वाला दंड का अपराधी है। ऐसा कोई कानून ना होने की वजह से मैं इन लोगों को निर्दोष छोड़ रहा हूं और गांधी जी को महात्मा नहीं कहना इस देश में कोई भी अपराध नहीं है। ऐसा स्टैंप लगाया हुआ फैसला मुझे तेरी वजह से देना पड़ेगा, गधे। तो डर गया, तो उसने कहा क्या करूं? तो डर गया, क्या करूं? बोलता कल दूसरा एप्लीकेशन लेके आ। क्या लिखो? ये केस में पीछे लेता हूं। वो दूसरे दिन कोर्ट में गया, एप्लीकेशन लिखा कि ये केस में पीछे लेता हूं। जज ने फैसला दिया कि चूंकि केस करने वाला जो आदमी है वो केस में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए उसको केस विड्रॉ करने की अनुमति दी जाती है। गांधी जी को महात्मा कहना चाहिए जरूरी नहीं है, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहना चाहिए जरूरी नहीं है। मैं तो गांधी जी को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता मानता हूं, मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मानता। क्यों? गांधी जी ने कांग्रेस के महासमिति में रेजोल्यूशन पास किया पाकिस्तान का, तो गांधी पाकिस्तान का राष्ट्रपिता है। हम लोगों को अवसर मिलेगा, मैं तो किताब लिख रहा हूं, इसमें लिखने वाला हूं। मैं तो ये चुनौती के साथ कहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं, अगर ये गैर कानूनी है तो मेरे खिलाफ भी केस दायर करो। 20 साल से कह रहा हूं, कह रहे हो केस दाखिल। तुम लोगों का मुकाबला मैं कोर्ट में जाके कहूंगा और मेरे पास जो दस्तावेज है जज के मुंह पर फेंक के मारूंगा।
साथियों, सच बातें बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सच नहीं बोलोगे तो लोगों का जागरण नहीं होगा, लोगों का प्रबोधन नहीं होगा। मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात समझा रहा था कि ये जो कांग्रेस के लोग बोलते हैं, अमल नहीं करते, ये शिक्षा उसका जो पितामह है गांधी, उसने कांग्रेस के लोगों को सिखाया हुआ सिद्धांत है। ये समझाने के लिए बता रहा था कि जब गांधी बदमाश है तो उसकी चेले चपाटे, उसके जो बच्चे बदमाश नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे? सज्जन रहेंगे। ये हम लोगों को समझना होगा। कम्युनल सेकुलर का जो वाद है वो कांग्रेस के लोग पैदा करते हैं और इस देश में सबसे ज्यादा मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं। मैं ये बात भी 20 साल से बोल रहा हूं। जिसको वो कम्युनल कहते हैं ब्राह्मणों की पार्टी, और जो कांग्रेस है 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई, चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, तो ब्राह्मणों ने स्थापन किया। जितने कांग्रेसी जो नॉन ब्राह्मण हैं उन लोगों को पता है ये कांग्रेस ब्राह्मणों ने स्थापित किया था। मैं दावे के साथ कहता हूं जो कांग्रेसी लोग हैं वो इस बात को बता सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना ब्राह्मणों ने की थी। बाबा साहब आंबेडकर को मालूम था, ज्योतिराव फुले जीवित थे, ज्योतिराव फुले को कांग्रेस में शामिल करवाने की कोशिश की गई, ज्योतिराव फुले ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया था। क्या उसको समझदारी नहीं थी? हम लोगों को ज्यादा समझदारी है, हम लोगों के पास ज्यादा अकल है। उस समय का सबसे सयाना आदमी, सबसे ज्यादा अक्लमंद आदमी, उसने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार किया। यानी हमारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अकल आ गई, और वो जो आदमी उस समय का सबसे सयाना आदमी था उसको अकल नहीं थी। ज्योतिराव फुले कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। शाहू महाराज के बाद बाल गंगाधर तिलक गए थे शामिल करवाने के लिए, वो भी शामिल नहीं हुए। बाबा साहब आंबेडकर को भी कांग्रेस में शामिल करवाने का प्रयास हुआ था, बाबा साहब आंबेडकर भी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। इस इतिहास को कैसे इनकार कर सकते हो? मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है सारी बातों का। साथियों, मैं आप लोगों को एक मौलिक बात समझाने के लिए सारी बातें समझा रहा हूं कि कांग्रेस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट में आकर कहती है कि हम सेंट्रल के लोग स्टेट गवर्नमेंट के लोगों को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के विकास के लिए, सब प्लान के लिए पैसा देते हैं। सरकार उनकी ही है, उनका नॉमिनेटेड सीएम है किरण कुमार। किरण कुमार अपने से मुख्यमंत्री नहीं बना, एक कांग्रेस हाईकमांड ने किरण कुमार को नॉमिनेट किया। कांग्रेस का कोई भी मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुमत हासिल करके मुख्यमंत्री नहीं बनता, कांग्रेस हाईकमांड उसको नॉमिनेट करता है। कितने लोगों को, हमारे लोगों को नॉमिनेशन समझ में आता है? हाई कोर्टों के हमारे लॉयर लोगों को समझ में नहीं आता नॉमिनेट क्या होता है। हाई कोर्टों के लॉयर को समझ में नहीं आता नॉमिनेशन क्या होता है। एंड दोज हु नॉमिनेट, पावर किसका है? जिसको नॉमिनेट किया जाता है उसका पावर है। दोज हु नॉमिनेट, जिसको नॉमिनेट किया जाता है उसका पावर नहीं होता। दोज हु नॉमिनेट, जो नॉमिनेट करता है उसका पावर होता है। और किरण कुमार उसी तारीख तक मुख्यमंत्री रह सकता है जब तक हाईकमांड की मर्जी है। ये हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे मराठा लोग हैं। अशोक कुमार को नॉमिनेट किया हाईकमांड ने, फिर उसको हटा दिया। विलास राय को नॉमिनेट किया कांग्रेस हाईकमांड ने, फिर उसको हटा दिया। फिर सुशील कुमार को लाया चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में, फिर उसको हटा दिया। फिर अशोक राव को हटाकर पृथ्वीराज चौहान को लाया। अब अभी चर्चा शुरू हो गई है कि चुनाव के पहले कोई और मुख्यमंत्री मराठा का आ सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, क्या मतलब है कि ये जितने भी मुख्यमंत्री है मराठा लोगों के, ये नॉमिनेटेड है। उसी तरह से ये जो रेड्डी होते हैं ये भी कांग्रेस के नॉमिनेटेड लोग होते हैं मुख्यमंत्री। ये जो कांग्रेस हाईकमांड है ये ब्राह्मणों की पार्टी है, और ब्राह्मणों के पास कितना पावर है और उस पावर की वजह से वो कितना ज्यादा एरोगेंट है, आप हैरान हो जाओगे सुनकर। कांग्रेस हाईकमांड अर्थात ब्राह्मणों की पार्टी राष्ट्रपति को नॉमिनेट करती है। प्रतिभाताई पाटिल कौन थी जानते हो? हमारे महाराष्ट्र की रहने वाली। मुझे नहीं लगता आप लोगों को जानकारी है प्रतिभाताई पाटिल कौन थी। देश के राष्ट्रपति को नॉमिनेट किया।
प्रतिभाताई पाटिल लेक्चरर थी अमरावती में, और वो इंदिरा गांधी को आम के फल भेजती थी। एक साल भेज दिया, दूसरे साल भेज दिया, तीसरे साल भेज दिया। इंदिरा गांधी फल खाती थी। चौथे साल में अपने सेक्रेटरी को बुलाया कि ऐसा करो, वो प्रतिभाताई पाटिल जो है कौन है पता करो, और उसको मेरे दिल्ली में बुलाओ नाश्ता करने के लिए मेरे साथ। तो प्रतिभाताई पाटिल को दिल्ली बुलाया गया नाश्ता करने के लिए इंदिरा गांधी के साथ में। नाश्ता करते करते इंदिरा गांधी ने प्रतिभाताई को पूछा, क्या करती हो? तो कहा लेक्चरर हूं। राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है? तो कहा नहीं है, मैं चाहती हूं कि आप राजनीति में आ जाए। तो कहा आप अगर आपकी इच्छा है तो आ जाऊंगी। इंदिरा गांधी ने उसको लेक्चररशिप से इस्तीफा दिलवाया, डायरेक्ट मिनिस्टर बनाया। कुछ भी नहीं थी, एमएलसी भी नहीं थी, एमएलए नहीं थी, एमएलसी भी नहीं थी, उसको डायरेक्ट एमएलए एमएलसी बनाया, डायरेक्ट मिनिस्टर बनाया। मिनिस्टर कई साल रही, रहने के बाद गवर्नर बनाया। गवर्नर बनाने के बाद में फिर कांग्रेस हाई कमांड ने उसको राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट कर दिया। नॉमिनेट करने के बाद रिटायर हो गई। रिटायर होने के बाद राजस्थान में अशोक गहलोत के मिनिस्ट्री में एक कैबिनेट मिनिस्टर था मुसलमान। उस मुसलमान ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, उस मीटिंग में उसने भाषण दिया। कैबिनेट मिनिस्टर था मुसलमान। क्या कैबिनेट मिनिस्टर ने क्या कहा? प्रतिभाताई पाटिल गांधी घराने की सेवा करती थी, सेवा करने की वजह से प्रतिभाताई पाटिल देश की राष्ट्रपति हो गई। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी तरह से गांधी घराने की सेवा करते रहेंगे तो आप लोगों को भी मेवा मिलेगा। वो मिनिस्टर जो मुसलमान था, इनोसेंट था, भोला शंकर था, उसको राजनीति का नया नया एमएलए से मिनिस्टर बन गया। और चूंकि कांग्रेस को एक मुसलमान चेहरा चाहिए था, चेहरा नहीं मुखौटा चाहिए था, क्योंकि मुख तो होता नहीं है, मुसलमानों के जो मंत्री होते उसके मुख नहीं होते, मुखौटा होता है। शेड्यूल कास्ट के जो मिनिस्टर होते हैं उसका मुख नहीं होता है, मुखौटा होता है। शेड्यूल ट्राइब के जो मिनिस्टर होते हैं उसका मुख नहीं होता है, मुखौटा होता है। ओबीसी का मिनिस्टर होते हैं उसका मुख नहीं होता है, मुखौटा होता है। अभी गुलाम नबी आजाद का ले लो, वो गुलाम भी है आजाद भी है, मेरे को तो साला समझ में ही नहीं आता। अरे भाई आप दो दो कैसे हो सकते हो? या तो गुलाम रहो या तो आजाद रहो। तो ऐसे लोग, गुलाम नबी आजाद को मैंने कभी भी अखबार में मुसलमानों के हितों के लिए अखबार में बयान तक देते हुए नहीं सुना, कभी नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना। करने धरने की बात छोड़ो, मुसलमानों के हित में बयान तक देते हुए नहीं सुना मैंने कभी। बल्कि भी जब मैं लंदन गया था, आदम पटेल वह हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर ब्रिटिशों ने बनाए, तो उन्होंने जब मैं ये बातें बता रहा था तो खाना खाने के दौरान आदम पटेल जो हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर थे, उन्होंने मुझे बताया कि गुलाम नबी आज़ाद इधर लंदन में आए थे। तो मैंने उनको पूछा, भारत में मुसलमानों पर इतने अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, और ये अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, तो आप कैबिनेट मिनिस्टर है, आप बोलते क्यों नहीं? आप क्यों नहीं बोलते? आदम पटेल ने गुलाम नबी आज़ाद को पूछा लंदन में। जब पूछा तो गुलाम नबी आज़ाद ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन वो आदम पटेल के घर में गए, ये सारा किस्सा उन्होंने मुझे बताया, आदम पटेल ने। तो दूसरे दिन उनके घर में गए और घर में जाकर गुलाम नबी आज़ाद ने आदम पटेल को क्या कहा कि पटेल साहब, आपने मेरी बेइज्जती की, हिंदुओं के बीच में आपने मुझे पूछा कि मुसलमानों पर अन्याय हो रहा है, तो आप इसके बारे में बयान क्यों नहीं देते, कोई सवाल क्यों नहीं पूछते? आपने मुझे हिंदुओं के बीच में ये पूछा, आपको हिंदुओं के बीच में मुझे नहीं पूछना चाहिए था। क्या हिंदू इंसान नहीं होते? हिंदुओं के बीच में अगर पूछा, कौन सी गलत बात की? तो गुलाम नबी आजाद आदम पटेल को बोल रहे थे कि आपको हिंदुओं के बीच में ऐसा मुझे नहीं पूछना चाहिए था। आदम पटेल ने मुझे बताया, मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं, मुख है, मुखौटा है, मुख नहीं है। तो सारी बातें, ये जो नॉमिनेशन है, ये नॉमिनेशन के थ्रू आया। ये लोग राष्ट्रपति को नॉमिनेट करते हैं, ये लोग मुख्यमंत्री को नॉमिनेट करते हैं। कोई मुख्यमंत्री
कांग्रेस हाई कमांड के कंसेंट के बगैर एक भी एमएलए को मिनिस्टर नहीं बना सकते। कितने लोगों को पता है? अनपढ़ों को छोड़ो, कितने पढ़े लिखे लोगों को पता है? हाई कमांड के मर्जी के बगैर किसी एमएलए को कोई मुख्यमंत्री मंत्री तक नहीं बना सकता। किरण कुमार रेड्डी को नॉमिनेट करते हैं, फिर किरण कुमार रेड्डी को दिल्ली बुलाते हैं और दिल्ली में उसके हाथ में लिस्ट थमा देते हैं कि इनको मिनिस्टर बनाना है। हो गया खत्म मामला। और राज्यपाल को जाकर के वो अपनी लिस्ट सबमिट कर देता है और शपथ विधि का कार्यक्रम हो जाता है। मुख्यमंत्री भी वही नॉमिनेट करते हैं और सारे मंत्री भी वही नॉमिनेट करते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्यमंत्री को अपना मंत्रिमंडल गठन करने का अधिकार है। मुख्यमंत्री लेजिस्लेटिव असेंबली का लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली चुनने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेटिव असेंबली के बहुमत वाले लोगों को दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसके विरोध में ये लोग मुख्यमंत्री को नॉमिनेट करते हैं। देखो, मैं आप लोगों को महाराष्ट्र में जो बताता हूं वही आंध्र प्रदेश में लागू है, वो सारे देश भर में लागू है। महाराष्ट्र में क्या होता है? महाराष्ट्र में क्या होता है देखो कैसे होता है कि दिल्ली में हाईकमांड जो ब्राह्मणों का है, कांग्रेस का है, वो क्या करता है? विलास राव, सुशील कुमार, अशोक राव, पृथ्वीराज, अभी पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री है, इसको क्या करते हैं हाईकमांड दिल्ली में एक मुख्यमंत्री के तौर पर इसको नॉमिनेट कर देते हैं। नॉमिनेट करने के बाद में 3 कैबिनेट मिनिस्टर को बॉम्बे भेज देते हैं। प्रणब मुखर्जी, AK एंटोनी, अहमद पटेल जाते सर्किट हाउस में, बॉम्बे में। सर्किट हाउस में जाने के बाद में क्या होता है? जो एमएलए है महाराष्ट्र से चुनकर आए कांग्रेस के, उनको बुलाते हैं, सभी लोगों को बुलाते हैं और बाहर उसको बिठा के रखते हैं। रखने के बाद में एक आदमी अनाउंस करता है, रामराव पाटिल, रामराव पाटिल। अनाउंसमेंट हो जाता है, रामराव पाटिल अंदर घुस जाता है। 3 कैबिनेट मिनिस्टर के सामने जाने के पहले वो देखता है तो 3-3 साल कैबिनेट मिनिस्टर है, उसका पसीना छूट जाता है। तो वो झब्बा पहना हुआ जो है उसमें से नैपकिन निकालता है और ऐसा पसीना पोंछता है, फिर जाके मुश्किल से बैठता है। बैठने के बाद में उसको वो लोग बोलते हैं, एक आदमी पूछता है, बोलता है, क्या बोलता है? कांग्रेस हाईकमांड ने पृथ्वीराज चौहान को, सुशील कुमार को, अशोक राव को, पृथ्वीराज विलास राव को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। तुमसे क्या मत है? आपका क्या ओपिनियन है? देखो, दोबारा बताता हूं, आपको समझ में आए इसलिए। कांग्रेस हाईकमांड ने विलास राव को, अशोक राव को, पृथ्वीराज को, सुशील कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। आपका क्या ओपिनियन है? तो वो जो एमएलए वहां बैठा होता है वो मन ही मन सोचता है, साला हाईकमांड ने अगर चुन लिया तो मेरे को क्यों पूछ रहे हैं? मेरे को साला समझ में नहीं आ रहा है। जब हाईकमांड ने मुख्यमंत्री को चुन लिया तो साले मेरे को पूछ काहे के लिए रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आता। तो उसको फिर पसीना आ जाता है, पता नहीं साला गलत जवाब अगर चला गया तो ये मेरी फाइल वाइल अगर तैयार होगी तो मेरे साले के अंदर डालने की जेल में ही। जगन मोहन को डाल सकते तो मेरे को तो डाल ही सकते हैं। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, आप लोगों को शायद लगेगा काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक नहीं है। फिर क्या होता है? फिर एक एमएलए को बुलाते हैं। फिर वो जो एमएलए हैं रामराव पाटिल, वो पसीना पोंछने के बाद में क्या बोलता है? मराठी में क्या बोलता है? माझं पण त्योच मत आहे। जो हाईकमांड ने मुख्यमंत्री बनाया, माझं पण त्योच मत आहे, यानी मेरा भी यही मत है कि उसको ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो उसको बोला जाता है, जो रजिस्टर है ना, उस पर साइन करो कि मेरी सहमति है। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम चल रहा है, ये संविधान विरोधी काम चल रहा है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली का काम है। ये लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सदस्य है, जो बहुमत है, उनका काम है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में सीक्रेटली काम चल रहा है। सब लोगों के साइन लेने के बाद में फिर आमने सामने सभी एमएलए को बिठाते हैं। सभी एमएलए को बिठाने के बाद में जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर है, फॉर एग्जांपल अशोक राव चौहान, वो आउटगोइंग है, जाने वाला मुख्यमंत्री है। तो जो जाने वाला होता है दुखी होता है, नया आने वाला खुश होता है। जो जाने वाला है वो दुखी होता है। कांग्रेस के लोग, जो जाने वाला है दुखी हो रहा है, उसको कहते हैं अशोक राव। पृथ्वीराज चौहान का नाम कांग्रेस लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, नेता पद के लिए आप
खुद कांग्रेस लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों के सामने प्रस्तावित करो, आप खुद प्रस्तावित करो। यानी जो आदमी मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है, जो दुखी है, वो दुखी आदमी को कहते ये करो। तो जरूर पूछता होगा कि ऐसा क्यों करना चाहिए। तो उसको बताया जाता है कि हम चाहते हैं मीडिया में पार्टी की यूनिटी, एक संघ यूनिटी जो है, इसमें आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर जो है, इसका कोई विवाद नहीं है, ये बताने के लिए ऐसा करना चाहिए। वो दुखी होकर उसका नाम प्रपोज करता है, साइन तो पहले हो गया, साइन पहले ले लिया, और फिर पूछते हैं वो कांग्रेस हाईकमांड के जो 3 कैबिनेट मिनिस्टर है, वो पूछते हैं अभी आप लोगों का क्या ओपिनियन है, पहले ही साइन ले लिया, आप लोगों का क्या ओपिनियन है। वो हाथ खड़े कर देते हैं, पास तो पहले हो गया। जो महाराष्ट्र में होता है वही आंध्र प्रदेश में होता है, और जहां जहां भी बहुमत कांग्रेस का है वहां वहां ऐसे होता है। और यही बात बीजेपी के अंदर होती है, कि बीजेपी भी 2nd नंबर की ब्राह्मणों की पार्टी है। तो इस तरह से मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि ये लोग राष्ट्रपति को नॉमिनेट करते हैं, ये लोग मुख्यमंत्री को नॉमिनेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल में ब्राह्मणों की सरकार है, राज्यों में भी ब्राह्मणों की ही सरकार है, मगर मुखौटा हमारे लोगों का लगाया जाता है दिखाने के लिए। और दिखाने के लिए मुखौटा हमारा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हर 5 साल के बाद में चुनाव आता है, और लोगों के वोट लेना, रेड्डी लोगों के वोट लेना या बैकवर्ड लोगों के वोट लेना जरूरी होता है, इसलिए मुखौटा हमारे लोगों का लगाया जाता है। ये बात राजनीति का जो चरित्र है, वो चरित्र समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं। इसलिए साथियों, ये बात इसलिए मैं समझा रहा हूं कि आज का जो शासक वर्ग है, भारत का शासक वर्ग ब्राह्मण है, और यदि मान लो उन्होंने कानून बनाया, हमारे लोगों में प्रचार कर रहे हैं, हमारे यहां के एक वक्ता ने कहा कि उन्होंने कानून बनाया, इसका प्रचार करने के लिए 100 करोड़ 150 करोड़ खर्चा कर दिया, मगर वो जो सब प्लान है, वो सब प्लान के लिए 1 पैसा भी नहीं दिया, मगर कानून बनाया, इसका प्रचार करने के लिए 100 करोड़ खर्चा कर दिया। प्रचार करने के लिए 100 करोड़ खर्चा कर दिया, क्यों? क्योंकि प्रचार किया जाएगा तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को बेवकूफ बनाना संभव होगा। इसके लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, सोनिया गांधी के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो कानून बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कानून बनाने की बात आपको समझाता हूं, एक बदमाशी कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या होता था? पहले बुजुर्ग आदमी को पेंशन दिया जाता था, अभी उन्होंने कानून बनाया। क्या कानून बनाया? कानून बनाया, जो बुजुर्ग आदमी है, अगर उसका परिवार है तो उसका पालन पोषण उसको करना होगा। जो बेटा, जो बेटी अपने बाप माँ का पालन पोषण नहीं करेगी, उसको जेल होगी, उसको सजा होगी। पहले बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, अब क्या होता है? वो तहसीलदार इंक्वायरी करता है, आपका बेटा बेटी है? तो बोलता है आपको नहीं मिलेगा। पहले मिलता था, तो साला पहले जो मिलता था कानून बनाने से वो मिलना बंद हो गया। कानून की बात आपको समझ में आ जाए, कानून ने क्या किया? अगर उसका बेटा बेटी है तो जिम्मेदारी बेटा बेटी की है कि वो अपने बाप का और माँ का पालन पोषण करे, ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। इसका मतलब है कि हमको कानून से क्या लगता है, अरे कितने भले लोग हैं भाई, बुजुर्गों के कल्याण के लिए कानून बना दिया, कितने अच्छे लोग हैं, कितने महान लोग हैं। बस शैतान लोग हैं। जो लोगों को मिल रहा था वो भी देना नहीं चाहते हैं, इसके लिए कानून बनाया कि सरकार के ऊपर आर्थिक बोझा ना पड़े और माँ बाप ही अपने बेटे बेटियों का ख्याल रखे, ताकि सरकार के बजट पर कोई ज्यादा प्रेशर ना पड़े, इसके लिए कानून बनाया। ये तो बदमाशी हमारे लोगों को समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूं। अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी देश भर में प्रचार कर रहे हैं कि आप लोगों को एजुकेशन का राइट दे दिया, राइट टू एजुकेशन, आरटीई प्रचार कर रहे सारे देश भर में। सोनिया गांधी और राहुल गांधी कितने लोगों को बताएं कि 8वीं तक पहले एग्जामिनेशन होता था, अब एग्जामिनेशन ही नहीं होगा, ये राइट टू एजुकेशन है। कितने लोगों को पता है? हमारे 8वीं तक पहले एग्जामिनेशन होता था,
अब एग्जामिनेशन ही नहीं होगा। अब एग्जामिनेशन काहे के लिए होता है? कितने हमारे लोगों को मालूम है एग्जामिनेशन काहे के लिए होता है? देखो मैं उदाहरण के लिए आपको बोलता हूं। कोयले के खदान में हीरे का पत्थर निकलता है, तराशने के बाद हीरा होता है। कोयले के खदान में हीरे का पत्थर मिलता है, तराशने के बाद में हीरा होता है। उसी तरह से जो बच्चा है जब स्कूल में जाता है तो परीक्षा लेकर उसके दिमाग में, उसके बुद्धि में मेरिट को तराशा जाता है। मेरिट डेवलप करने का कार्यक्रम है। एग्जामिनेशन मेरिट डेवलप करने का तकनीक है। यदि एग्जामिनेशन बंद कर दिया गया तो क्या होगा? क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के लड़के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूलों में महीने में 4 बार एग्जामिनेशन होती है, 10 महीने में 40 बार एग्जामिनेशन होती है। सरकारी स्कूलों में साल में 1 बार एग्जामिनेशन होती थी, अब वो भी सरकार ने बंद कर दिया। तो हमारे पास जो थोड़ा बहुत मेरिट पैदा हो रहा था वो मेरिट जो है साफ कर दिया, सत्यानाश कर दिया, खत्म कर दिया। इससे क्या होगा? अब 8वीं क्लास का बच्चा गधा बन जाएगा। उसके पास 8वीं का सर्टिफिकेट रहेगा मगर 8वीं पास गधा, 8वीं पास गधा। सोनिया गांधी प्रचार कर रही है, राहुल गांधी प्रचार कर रहा है कि हमने राइट टू एजुकेशन दे दिया। कपिल सिब्बल ने जब ये अनाउंस किया पार्लियामेंट में तो एक मेंबर पार्लियामेंट ने भोलेपन से सवाल पूछा, कपिल साहब आपका हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने लोगों को राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया। चलते चलते एक बात और बता दीजिए। कपिल सिब्बल को कहा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर था, चलते चलते एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि ये जो कानून आपने बेहतर बनाया इसको अमल करने के लिए आपने बजट कितना रखा? तो क्या कहा कपिल सिब्बल ने? अभी इस पर विचार नहीं किया गया है, भविष्य में विचार किया जाएगा। और अभी तक उस पर विचार नहीं किया गया क्योंकि जब कानून बनाने से ही हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, कानून पर अमल तो करना नहीं है। देखो बाबा साहब अंबेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गए थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही। एक सेंटेंस आपको कहता हूं, उन्होंने जो कहा था, जो वो मौलिक बातें हैं उसको समझना होता है। वो क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बजाय ए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट निर्माण होने वाली नहीं है। यदि अंग्रेज रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट निर्माण करना चाहती है तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए। यानी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के रियल रिप्रेजेंटेटिव अगर होते हैं तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी है वो अमल करने का काम करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, वो अकाउंटेबल बनेंगे। अगर हमारा एमएलए, एमपी अगर हमारा रियल रिप्रेजेंटेटिव है तो वो अधिकारी के कान पकड़ सकता है, अधिकारी को जवाब देना पड़ेगा, तो प्रशासन रेस्पॉन्सिबल होगा। मगर हमारे देश में ये जो कानून बनाने की बातें चल रही है, सरकार चाहे तो कानून हो या ना हो। और खास बात बताता हूं, अगर सरकार है और कानून है या नहीं है, अगर सरकार चाहे अमल कर सकती है। अमल करने के लिए सरकार के पास कानून की जरूरत नहीं है कि उन्होंने अगर कोई डेवलपमेंट का प्लान बनाया एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी गवर्नमेंट को यह मैंडेट होता है, किसी भी गवर्नमेंट को यह जनादेश होता है कि वो सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं का प्लान बनाए और उसके लिए बजट अलोकेट करे और उस पर अमल करने का काम करे। ये उसको मैंडेट होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि सरकार चाहे तो कोई भी किस्म की योजना बनाकर उस पर अमल कर सकती है। इसके लिए किसी किस्म का कोई अवरोध नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। इसके लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है, सरकार चाहे तो अमल कर सकती है। सरकार अमल नहीं करती है, वो अधिकारियों को कान नहीं पकड़ती है। अधिकारी वो पैसा आता है या तो डाइवर्ट कर देता है या तो पैसा वापस भेज देता है। मेरे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है अकाउंटेंट जनरल का, एजी का, उसमें ऐसे रिकॉर्ड अवेलेबल है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो सब प्लान के लिए पैसा दिया जाता है वो पैसा वापस चला जाता है या तो डाइवर्ट किया जाता है। और डाइवर्ट करने वाला जो ऑफिसर है, सेक्रेटरी है, आईएएस अधिकारी है, उसके लिए पनिशमेंट का कोई प्रावधान नहीं है।
ये जो कानून बनाया गया, इस कानून में अगर मंत्री ने आदेश दिया, अगर ओरल आदेश दिया, अगर आईएएस अधिकारी ने साइन किया डाइवर्ट करने के लिए, तो उसको कम से कम 2 साल की सजा होनी चाहिए। ऐसा कोई प्रावधान है? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यदि ऐसी कोई बात नहीं है तो इसका मतलब है केवल धोखाधड़ी। ये केवल क्या है? ये जो डुमरू बजा रहे हैं, ये जो मदारी होता है ना, ये मदारू की तरह ये डुमरू बजे। गांधी भी सबसे बड़ा मदारी था, और वो तो इतना होशियार मदारी था, आप लोगों को पता नहीं, वो गुजरात का बनिया था। बनिया लोगों को जाके पूछो, मैं जब वहां जाके कहता था कि बनिया था, तो लोगों ने मुझे कहा, मिश्राम जी आप नहीं जानते हो ये कौन से जाति का बनिया था। मैंने कहा बनिया था, बहुत हो गया। नहीं 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 नहीं, ये खास प्रकार का बनिया था। मैंने क्या बात है? बोले ये मोड़ जाति का बनिया था। मैंने कहा चलो ठीक है, मोड़ जाति का बनिया था तो क्या था? बोलते बनिया लोगों को पूछो, वो आपको कहेंगे कि ये जो मोड़ बनिया होता है, बनिया को भी मोड़ बनिया का डर लगता है। बनिया लोग हमको चूना लगाते हैं, बनिया कहते हैं ये जो मोड़ बनिया है ये हम बनिया को चूना लगाते हैं। गांधी उस बनिया जाति का था जो बनिया लोगों को चूना लगाने वाली जाति थी। हम लोगों को तो बड़े आसानी से चूना लगा सकता है। साथियों, ये बात मुझे गुजरात के लोगों ने, सौराष्ट्र के लोगों ने बताई, वो बात आप लोगों को बता रहा। साथियों, मैं जो बात आप लोगों को समझा रहा था वो ये है कि यदि ये सारी बातें अगर वो अमल कर सकते हैं तो सरकार के लेवल पर कर सकते हैं, मगर सरकार उनकी, अधिकारी उनके 79.2% प्रशासनिक अधिकारी ब्राह्मण है, ब्राह्मण और तत्समूचे जाति के। एक करंट आंकड़े हैं, देखो विधायिका का आंकड़ा आपको बताता हूं। करंट आंकड़ा 206, 207 कांग्रेस, 24 कम्युनिस्ट, ममता बनर्जी 19, 366 सीटों पर कब्जा है ये ब्राह्मणों का। तो अगर सारे एग्जीक्यूटिव पर उनका कब्जा है तो इनके नीचे 79.2% ये जो ब्राह्मण और तत्सम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो कैसे अमल करेगा? कानून ना होने से भी अमल कर सकता है और कानून होने से भी ना अमल कर सकता है, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो एमएलए है उसकी औकात है विधानसभा में सवाल पूछने की? है? आंध्र प्रदेश में हो या सारे देश भर में 1250 से ज्यादा एससी एसटी के एमएलए है। कितने लोगों को पता है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन है बाबा साहब अंबेडकर के बदौलत। 1250 से ज्यादा एमएलए हैं। किसी एमएलए की औकात है कि विधानसभा में सवाल पूछ ले? कोई रिकॉर्ड विधानसभा का बता सकते हो कि किसी एमएलए ने ए नॉन इंप्लीमेंटेशन हुआ उसके बदले में उन्होंने कोई सवाल पूछा हो? किसी की औकात है? और अगर किसी ने पूछने की हिम्मत की तो उसको दूसरे ही दिन पार्टी से निकाल दिया जाता है। गुजरात में हीरालाल परमार मेंबर पार्लियामेंट थे, 82 में रिजर्वेशन विरोधी आंदोलन चला, उसने पार्लियामेंट में बहस करने की कोशिश की और उसके पास जो अत्याचार के फोटो थे वो पार्लियामेंट में भिरका दिए। दूसरे दिन हीरालाल परमार को इंदिरा गांधी ने पार्टी से निकाल दिया। किसी की औकात है बोलने की? आप लोगों के एससी एसटी के एमएलए, एमपी, मंत्री, इन लोगों को नॉमिनेट किया जाता है और नॉमिनेट करने वाले वो लोग हैं। अगर नॉमिनेट करने वाले वो लोग हैं तो आपका कोई रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। यदि आपका कोई रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो कानून बनाओ। अरे पहले से क्या कम कानून है क्या? कानून कम है, बहुत सारे कानून हैं, क्या अमल हो रहा है? सबसे बड़ा कानून क्या है? लॉ ऑफ द लैंड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ द लैंड है और लॉ ऑफ द लैंड हमारे समर्थन में है। कोई अमल हो रहा है? कोई अमल हो रहा है? अगर इस देश में ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग रहेगा तो वो लॉ ऑफ द लैंड पर अमल नहीं कर सकता। तो जो कानून है, जो लॉ ऑफ द लैंड से छोटी चीज है, उस पर कहां से अमल करेगा? क्यों करेगा? इसलिए ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कानून चाहे 1000 बना ले, अमल होने वाला नहीं है। क्यों अमल होने वाला नहीं है? क्योंकि भारत में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है। शेड्यूल कास्ट को रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, शेड्यूल ट्राइब को रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ओबीसी को रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, माइनॉरिटी को रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर 85% लोगों को इन देश के डेमोक्रेसी में रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उनकी समस्याओं का कुछ भी कर लो
कोई समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए वर्तमान जो निज़ाम है, वर्तमान जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आप लोगों के कल्याण का, आप लोगों के विकास का कोई रास्ता नहीं है। इस निज़ाम को बदलना होगा। इस निज़ाम को बदलने के लिए आपको कोशिश करना होगा, और इस निज़ाम को बदलने का काम आसान काम नहीं है। इसके लिए इस देश में चुनाव के द्वारा ये निज़ाम बदलने वाला नहीं है। मुलायम की हालत देखो, मायावती की हालत देखो, शिबू सोरेन की हालत देखो, अपना लालू प्रसाद की हालत देखो। इन्होंने यही कोशिश किया था ना। इस तरीके से इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। यदि आप बदलाव चाहते हो, बदलाव करने के लिए देश भर में जन आंदोलन का निर्माण करना होगा। ऐसा करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।